सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं लगातार आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय की तैयारी करा रहा हूं और इसमें जो आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपके राजन सीरीज में दिए रहते हैं, इस सीरीज को मैं पूरा आपको सॉल्व करा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक प्रश्नों को। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अब हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट किए थे। पिछले क्लास में हमने 29 क्वेश्चन देख लिए थे। अब इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से देखेंगे। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख सकते हैं आप। लिंक जो है वह नीचे दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोस जो है मैथ से आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर अभी तक कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है और समय है आपके पास, तो अभी समय तो है ही, आप कॉन्सेप्ट को भी पढ़िए और अच्छे से हर एक जो सब्जेक्ट है आपका उसका चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और कम समय में अगर आपको यही तैयारी करनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए टारगेट यूपी टेट सीटेट। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या प्ले स्टोर पे सीधे आप सर्च कर सकते हैं टारगेट यूपी टेट सीटेट। वहां से डाउनलोड करके बहुत ही कम समय में आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 30 है, बैंक जाने के कोई 3 उद्देश्य बताइए। तो बैंक जाने के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। देखिए, पैसा जमा कराना, धन जमा करना, ऋण लेना, या तो आप लोन लोगे या फिर आप पैसा निकालने गए हो आहरण करने, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 31 है, बैंक में खाता किस प्रकार खोला जाता है, स्पष्ट करें। तो देखिए उत्तर, बैंक में प्रथम बार धन जमा करने की इच्छा जब हम करते हैं तो हमें खाता खोलना पड़ता है। इसके लिए हमें बैंक से प्राप्त निर्धारित आवेदन पर अंकित सूचनाओं को साक्ष्य के साथ भरना पड़ता है। बैंक की मांग जिस तरह की होती है उसी के अनुरूप नमूने का हस्ताक्षर अधिक से अधिक 3 बार करना होता है। खाता खोलने के लिए हमें एक परिचयदाता की भी जरूरत पड़ती है जिसका खाता उसी बैंक में होता है। परिचयदाता अपना बैंक में किया हस्ताक्षर करके अपनी खाता संख्या लिखता है और यह भी अंकित करता है कि इन्हें हम कितने दिनों से जानते हैं। बैंक में खाता खोलने वाले को हम एक पासबुक जारी की जाती है जिसमें धन जमा करने एवं निकास करने का विवरण दर्ज होता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे बैंक खाता किस प्रकार से आपको खोलना होता है। जो भी, जैसे सबसे पहले तो आपको पैसा जमा करना होता है तो आपको एक बैंक जो है वह फॉर्म देती है और फॉर्म्स में आपको जो भी डिटेल्स भरने होते हैं वह डिटेल्स आप भरते हो और साथ ही साथ आप अपना हस्ताक्षर देते हो, हस्ताक्षर करते हो, अपना साइन करते हो और अपना एक आईडी देते हो जैसे आधार कार्ड हो गया, और साथ ही अपना सिग्नेचर कम से कम 3 बार आप बनाते हो और एक गारंटर, परिचयदाता जिसे बोला जाता है हिंदी में, एक गारंटर चाहिए होता है जिसका अकाउंट उसी बैंक में हो, जो यह गारंटी लेता है कि हाँ हम इसको, ये जो व्यक्ति है खाता खुलवाने आया है, इसको हम इतने दिनों से जानते हैं, ठीक है। और जब आपका खाता खुलता है तो एक पासबुक भी जारी होती है जिसपे जो भी आप लेन देन करते हैं, जो भी पैसे जमा करते हैं निकालते हैं, वह इसी पासबुक पे प्रिंट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 32 है, 10 के घाते ऋण 3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 10 के घाते ऋण 3 को देखिए कितना लिखा जा सकता है, मैंने आपको बताया है, इसको लिख सकते हैं 1/10 के घाते धन 3, ठीक है। ये घातांक का नियम है। अब इसके बाद भिन्न रूप में लिखने के लिए अब घात हटा दीजिए, 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1000। तो ये इसका भिन्न रूप हो जाएगा, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, ये भी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, ऋण 5 के घाते ऋण 4 गुणे ऋण 5 के घाते ऋण 3 को सरल कीजिए। तो देखिए ऋण 5 जो है वह आधार है और फिर गुणा हो रहा है, यहाँ पे आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, वह जुड़ जाती हैं। तो ऋण 4 धन ऋण 3 हो जाएगा, ऋण 4 और ऋण 3 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 5 के घाते में ऋण 7 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऋण 5 के घाते ऋण 7।
कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, गुणा होके प्लस हो जाएगा। नहीं, यहाँ आप गलती कर दोगे। ठीक है, यहाँ पहले तो घात का नियम लग रहा है, घातांक का नियम लग रहा है कि आधार समान है और घातें जो हैं वह जुड़ जाएंगी। बस वही नियम आपको फॉलो करना है। और ये जो ऋण ऋण का गुणा आप सोच रहे हैं, यह तब मान्य होता जब घातें नहीं होती। जब आप घातों के गुणा का नियम लगा रहे हैं, जब आप घातांक का नियम लगा रहे हैं, तब ये मान्य नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बैंक किसे कहते हैं? तो बैंक वह संस्था है जो राष्ट्र के विकास के लिए धन जमा करने, आहरण करने, उधार ऋण देने का कार्य करता है। प्राचीन काल में जिसके पास अधिक पैसा हुआ करता था, वे अपने धन जमीन में गाड़ कर या नींव में छिपा कर रखते थे, परंतु अब बैंक हो जाने से अपना धन बैंक में रखते हैं, जिससे देश के जरूरतमंद लोगों की सहायता हो जाती है और राष्ट्र का विकास होता है। तो देखिए, बैंक आप सभी को पता है एक ऐसी संस्था होती है जहां पे पैसों का लेन देन आसानी से हो सकता है। और जैसे किसी के पास अधिक पैसा है तो वह जमा कर देगा, किसी के पास कमी है तो वह निकाल लेगा अगर पैसा उसके पास है, या फिर वह ऋण ले लेगा बैंक से और अपने काम को करेगा। तो जब लेन देन चलता रहता है, सभी लोग अपना काम कर पाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे इकोनॉमी चलती है और देश का विकास होता है। तो बैंक मुख्यतः क्या काम करते हैं, देश के पैसे को मैनेज करते हैं और देश के विकास में सहयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 है, खाता के कोई 3 प्रकार बताइए। तो खाता जो जनरली खुलाते हैं लोग, बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट, चालू खाता, करंट अकाउंट, और आवर्ती संचयी जमा खाता, मतलब समय समय पे जिसमें पैसा जमा होता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 36, आहरण फॉर्म किसे कहते हैं? आहरण, आहरण करना। जैसे आहरण को आप समझिए जैसे अपहरण, अपहरण में क्या लोगों को किडनैप कर लेते हैं, वैसे आहरण मतलब पकड़ लेना, निकाल लेना। ऐसे याद रखिएगा, मैं अपहरण का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं कि आप समझ जाएं, आप भूले नहीं। तो आहरण का मतलब होता है निकालने वाला फॉर्म। ठीक है, विड्रॉल फॉर्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में, आहरण फॉर्म। जब हम बैंक से अपना धन निकालते हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे आहरण फॉर्म कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, क्या यह सत्य है ब्याज दर का संयोजन मासिक, त्रैमासिक यानी कि तिमाही, षष्ठ मासिक यानी कि छमाही भी किया जाता है? तो बिल्कुल सही बात है। ये जो ब्याज दर लगाई जाती है, जैसे 5%, 10%, 8% की जो ब्याज लगाया जाता है किसी भी धन पे, जो ऋण दिया गया हो, लोन दिया गया हो, उधार दिया गया हो, तो यह मासिक ब्याज भी लगाया जा सकता है, तिमाही भी लगाया जा सकता है, छमाही भी, और सालाना तो लगता ही है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ यह सत्य है, यह कथन जो है वह बिल्कुल सत्य है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, 2 के घाते 2 को हल करें। तो 2 के घाते 2 आपको पता है, 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, 2 के घाते 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 के घाते 8 का मतलब 2 का 8 बार गुणा कर लीजिए। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा उत्तर, 256। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 40 है, 2/7 गुणे 2/7 गुणे 2/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे अंशों का गुणा अंश में कर लीजिए और हरों का गुणा हर में कर लीजिए। गुणे में कुछ सोचना ही नहीं है। और 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 8/343। यहाँ पे देखिए मिस्टेक दिया गया है, ये 243 नहीं 343 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 41 है, अंडर रूट नहीं है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 1/1000 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यूब रूट ऑफ 1/1000 लिखा है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ 1/10 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ पे इसको एक बार और इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्यूब रूट ऑफ 1/10 का
होल क्यूब। तो देखिए क्यूब से क्यूब हट जाएगा और ये बच जाएगा 1/10। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42। बैंक खातों का प्रकार बताइए। मतलब बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं, अभी आपने देखा था छोटे रूप में। अब हम लोग देखते हैं हर एक को डिटेल में। जैसे बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, समय सावधि जमा खाता होता है और संचयी जमा खाता होता है और अल्पवयस्क खाता होता है। ठीक है, तो मुख्यतः यहाँ पे देखिए 5 तरीके के खाते दिखाए गए हैं। तो अब देखिए बचत खाता क्या होता है। बचत खाता का प्रमुख उद्देश्य अपने खाता धारक को बचत करने की भावना को प्रेरित करना। यह खाता न्यूनतम 500 रुपए जमा करके खोला जा सकता है। इसमें जमा धन पर ब्याज मिलता है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जैसे भारत में जो कमाई करते हैं लोग, वह आमदनी कम ही होती है। ठीक है, और उसमें जब आप बचत करते हैं तभी जो होता है वह फ्यूचर के लिए, आपका जो फ्यूचर होता है वह सिक्योर होता है। तो ज्यादातर जो भी सैलरीड पर्सन होते हैं या जो भी प्राइवेट काम करते हैं, उनका जो खाता खुलवाया जाता है वह बचत खाता खुलवाया जाता है, जिससे वह अधिक से अधिक धन का बचत करें, अपनी सेविंग्स करें। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे लोगों का जो खाता होता है उसे हम कहते हैं बचत खाता। दूसरा देखिए चालू खाता। तो बड़े व्यापारी, कंपनियां, निगम, संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करते हैं, वे चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं। इसीलिए वे बैंक अपना चालू खाता खुलवाते हैं जिसमें जमा धन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। अब देखिए चालू खाता, करंट अकाउंट, ये विभिन्न फर्मों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा और संस्थाओं के द्वारा खोला जाने वाला खाता है और इस पे बड़ी लेन देन की जा सकती है। ठीक है, इसमें बड़ी लेन देन की जा सकती है और साथ ही इस पे कोई ब्याज नहीं मिलता है, इसमें जमा धन पे। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो खाता का प्रकार है वह सावधि जमा खाता। इसमें धन निश्चित समय हेतु जमा किया जाता है। बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है जिसमें ब्याज वार्षिक, छमाही, तिमाही परिकलित किया जाता है। तो सावधि जमा खाता में क्या होता है कि जो धन होता है वह एक निश्चित समय के लिए बैंक जमा कर लेता है और उसका एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जमाकर्ता को दे देता है। इसके बाद देखिए आवर्ती संचयी जमा खाता। तो इसमें निश्चित धन प्रतिमाह निश्चित अवधि हेतु जमा किया जाता है, इसे आरडी कहते हैं। इस खाते को खोलने की सुविधा डाकघरों में भी मिल जाती है। तो किसी भी बैंक में आप जैसे आवर्ती जमा खाता अगर खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, हर महीने आप कुछ धन, निश्चित धन प्रतिमाह आप जमा करते हैं और एक निश्चित समय के लिए 5 साल 10 साल के लिए आप जमा करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई लोगों को कि आरडी जमा करते हैं। तो ऐसे में ये क्या है, ये आरडी यही है, आवर्ती या संचयी जमा खाता। ठीक है, तो ये जो होता है जैसे बैंकों में तो होता ही है, साथ साथ जो डाकघर है, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो होती हैं, उसमें भी यह सुविधा होती है। अब इसके बाद एक यहाँ पे देखिए नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है, अल्पवयस्क खाता। तो ये समझ लीजिए कि जो कम वर्ष के लोग होते हैं और मतलब कहें जो बच्चे होते हैं, कम से कम इसमें भी 12 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 12 वर्ष के से अधिक के लोग जो होते हैं वह इसमें खाता खुलवा सकते हैं। ऐसे लोगों का खाता क्या कहलाता है, अल्पवयस्क खाता कहलाता है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यह सूत्र आप याद रख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में PRT/100 याद रख सकते हैं और इस तरीके से तो आप लिख ही लेंगे। अब इसके बाद देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र बताइए। अब यहाँ पे एक मिस्टेक होती है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है PRT/100, लेकिन यहाँ पे जो सूत्र हम जनरली पढ़ते हैं वह चक्रवृद्धि मिश्रधन का होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं होता है। यहाँ पे जो निकल के आता है वह ब्याज, सीधे सीधे कितना ब्याज मिलेगा यह निकल के आता है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसमें मूलधन भी रहेगा और उसमें ब्याज भी रहेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 to the power n। ठीक है,
और इसी को अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लिखना है, चक्रवृद्धि ब्याज का अगर फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T माइनस P। इसी में से आप मूलधन को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले ही प्रश्न में आपसे पूछ ही लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन और मिश्रधन में संबंध बताइए। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वह किसके बराबर होता है? अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन में से हम मूलधन घटा दें, मतलब ब्याज जोड़ने के बाद जो हमको मिलता है उसे हम कहते हैं मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ब्याज ही बचेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46, रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? रूपांतरण मतलब एक चीज का दूसरे में परिवर्तित होना, रूपांतरण का मतलब आप ये समझते हैं। लेकिन इसमें ब्याज में जो आपका चैप्टर है इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में इसका रूपांतरण का क्या मतलब होता है? तो रूपांतरण वह समयावधि है जिसके लिए प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़ करके नवीन मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए आपको पता है कि एक समय आता है कि जैसे आप पहले तो मिश्रधन निकालते हैं, ठीक है, मिश्रधन निकालते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, मूलधन जोड़ते हैं और इसमें ब्याज जोड़ देते हैं, ऐसे निकल जाता है आपका मिश्रधन। ठीक, लेकिन फिर एक समय के बाद जब आपने ब्याज कैलकुलेट कर लिया, आपको मिश्रधन मिल गया, तो यही मिश्रधन जो है वह अगले लेन देन में आपका मूलधन बन जाता है। तो ऐसा यह कितने समय में रूपांतरण वह समय अवधि है, कितने समय अवधि में यह मिश्रधन मूलधन बन जाएगा, वही जो समय अवधि है उसे हम लोग कहते हैं रूपांतरण। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 47 है, लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? आपको पता है आप कोई भी शेयर लेते हैं शेयर मार्केट से तो आपको कुछ, जब कंपनी लाभ कमाती है तो आपको भी लाभ दिया जाता है, लेकिन कंपनी किस मूल्य पे वह लाभ आपको देती है? तो लाभांश जो होता है वह शेयर के अंकित, जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू होता है, अंकित मूल्य होता है, उसी पे लाभांश मिलता है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48, समुच्चय ए इतना है, समुच्चय बी इतना है, तो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए समुच्चय ए लिख दिया, समुच्चय बी लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि ऐसे पद जो ए और बी दोनों में आ रहे हो, तो आप दो को देखिए, एक एक पद को चेक करिए। ठीक है, बस एक समुच्चय को आप पकड़ लीजिए, चाहे ए को पकड़ लीजिए चाहे बी को पकड़ लीजिए, आप उत्तर पे पहुंच जाएंगे। देखिए आप ऐसे ब्रैकेट बनाइए, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी लिखिए और बराबर जैसे ये लिखा है, फिर ब्रैकेट लगाइए बराबर के बाद और लिखिए, जैसे ए समुच्चय को देखिए, ए समुच्चय में 2 आ रहा है तो क्या बी में 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो 2 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से देखिए 3 जो है वह ए में आ रहा है तो क्या 3 बी में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 नहीं लिखा जाएगा। अब इसी तरीके से 5 ए में आ रहा है तो क्या बी में आ रहा है? बिल्कुल 5 जो है वह बी में भी आ रहा है। तो ऐसे पद लिखे जाएंगे जो ए और बी दोनों में आएंगे। अब देखिए 5 हमको मिल गया दोनों में। अब इसके बाद देखिए 7 ए में है, क्या बी में है? नहीं है। अब इसके बाद देखिए 9 ए में है और बी दोनों में है, तो 9 को भी लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 11 ए में है और बी में है या नहीं? नहीं। अब इसके बाद देखिए 13, तो 13 जो है वह ए में है और बी में भी है, तो यहाँ लिख लेंगे 13 को भी। तो अब यहाँ पे देखिए ए के सारे पदों को हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब बी के बाकी जो पद बचे वह ए में अपने आप नहीं है, ठीक है, और पदों को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वह 5, 9, 13 इंटरसेक्शन, दो समुच्चयों का जब इंटरसेक्शन लिया जाता है उसका मतलब यही है कि
जो पद दोनों समुच्चय में उपस्थित हों। तो 5, 9, 13 को आप देखेंगे तो ए और बी दोनों में देखने को मिलेंगे ये अवयव एलिमेंट्स आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, 9a² माइनस 24a प्लस 18a क्यूब को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। तो 3a से भाग देना है यहाँ पे इसको, ठीक है। ये जो आपको व्यंजक दिया गया है, इस व्यंजक में 3a से भाग देना है। तो सिंपली देखिए, ये व्यंजक लिखिए और इसके नीचे लिख दीजिए आप 3a, ठीक है। तो अब भागफल मिल जाएगा इसमें। तो सिंपली इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3a आप कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी पदों में आपको 3a कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ से 9a² में से आप 3a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3a, फिर 24a में से 3a निकाल लेंगे तो 24 की जगह 8 बचेगा और a तो हट ही जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए 18a क्यूब है तो 18 की जगह 6 बचेगा और a क्यूब की जगह a² हो जाएगा। अब नीचे भी 3a है, 3a से 3a काट दीजिए, ये कितना बच जाएगा 3a माइनस 8 प्लस 6a², ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे यह आप सॉल्व कर सकते हैं। भागफल जो हो जाएगा वह इतना मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब कुछ लोग संकोच करेंगे कि 2 घंटे भी हैं, 15 मिनट भी है और इसका अनुपात 45 मिनट से लेना है। तो 2 घंटे 15 मिनट बटे में 45 लिख लेंगे। अनुपात का मतलब होता ही है बटे। अब अनुपात चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया है तो पहले ही मैंने बता दिया है कि अनुपात लेते समय अनुपात जो होता है वह 2 समान तरीके की राशियों का होता है। तो पहले समान में बनाएंगे, मतलब एक समान बनाएंगे। जो घंटा है उसको भी मिनट में लाएंगे, तो 2 घंटे जो है उसको भी हम मिनट में ले आएंगे। तो 2 घंटे 15 मिनट को हम पूरा मिनट में बदलेंगे तो हो जाएगा 135 मिनट, और 135 मिनट बटे 45, तो 45 से काटेंगे 135 को, 3 बार में कट जाएगा और नीचे बचेगा 1। तो ये कितना हो जाएगा 3/1, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 3:1। तो इस तरीके से यह जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप अनुपात निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 51 है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण OBC 40 अंश है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। कोण BAC यह आपको निकालना है और यह जो कोण दिया गया है 40 अंश दिया गया है, ठीक। वृत्त में O वृत्त का केंद्र दिया गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक वृत्त है जिसमें एक बड़ा त्रिभुज आपको दिख रहा है और एक छोटा त्रिभुज दिख रहा है। वृत्त का केंद्र आपको O दिख रहा है। अब OB जो है वह वृत्त की त्रिज्या है, ठीक, और OC जो है वो भी वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि ये 2 भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज OBC में अगर हम बात करें, त्रिभुज OBC में, तो इसकी जो सम्मुख कोण होंगे वह आपस में बराबर होंगे। जो बराबर भुजाएं होती हैं यह हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ऐसे त्रिभुज में जो समान भुजाओं के आमने सामने के कोण होते हैं वह बराबर होते हैं, यानी कि यह कोण और यह कोण बराबर होगा। तो यह भी कोण जो हो जाएगा वह कितने अंश का हो जाएगा 40 अंश का हो जाएगा। अब यह कोण आपको पता चल गया 40 अंश का। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज OBC में आप इस कोण O पे जो केंद्र बन रहा है उसका मान निकाल सकते हैं। उसका मान जो आ जाएगा वह 100 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश और यह दोनों कोण का योग है 80 अंश। तो 100 डिग्री आपको मिल गया है, तो यह हो गया 100 अंश। अब इसके बाद वृत्त में आपने पढ़ा है परिमेय की किसी भी जीवा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक जीवा जो है, इस वृत्त में एक जीवा BC है। यह एक कोण केंद्र पे बना रही है और एक कोण जो है वह परिधि पे बना रही है। इसी BC के द्वारा देखिए B से होता हुआ
एक बिंदु मिल रहा है इस पे परिधि पे ए, और इसी सी से मिल रहा है एक बिंदु ए परिधि पे, फिर इसी जीवा द्वारा केंद्र पे एक कोण बनाया जा रहा है। तो केंद्र पे जो कोण बनता है वह दोगुना होता है। तो यहीं से हम लोग लिख सकते हैं यह जो कोण होगा, कोण BAC, वह आधा होगा केंद्र पे बने कोण से। तो कोण BAC बराबर है आधा कोण BOC, और कोण BOC कितना है, 100 अंश है। 100 अंश है तो यह कोण कितना हो जाएगा, 50 अंश का। यहाँ पे परिधि पे बना जो कोण हो जाएगा वह कितने अंश का हो जाएगा, 50 अंश का। इसे आसानी से आप हल कर सकते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 52 है, क्यूब रूट ऑफ 0.001। तो क्यूब रूट ऑफ 0.001 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.1 का होल क्यूब, और इसे लिख देंगे 0.1। ठीक है, 0.001 को 0.1 का क्यूब लिखा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 है, क्यूब रूट ऑफ -64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729। तो क्यूब रूट ऑफ -64 को लिखा जा सकता है -4 का क्यूब, और गुणे 729 जो है क्यूब रूट ऑफ 729, इसे लिखा जा सकता है 9 का क्यूब। तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा क्यूब रूट से निकलने के बाद 9। तो अब -4 का गुणा होगा 9 में, तो माइनस और 36, तो -36 जो हो जाएगा वह उत्तर मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित चित्र में कोण PQS, कोण PQS यानी कि यह कोण 35 अंश का है, और कोण QRP 40 अंश का है, और यह जो कोण है वह 40 अंश का है। तो कोण SPQ यह जो पूरा कोण है यह आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक वृत्त आपको दिख रहा है, और वृत्त की एक जीवा आपको दिख रही होगी, यह PQ जीवा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नियम आप याद रखिए, वृत्त का एक नियम होता है कि किसी भी जीवा के द्वारा एक ही वृत्त खंड पे बने परिधि पे कोण जो होते हैं, जैसे PQ से ही होकर के यह कोण बन रहा है यहाँ पे 40 अंश का, और इसी तरीके से P और Q को मिला करके S बिंदु से ही यह भी कोण बन रहा है। तो ऐसे कोण जो होते हैं किसी भी जीवा के द्वारा एक ही वृत्त खंड में परिधि पे बने कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण PSQ बराबर होगा कोण QRP के। तो यह भी जो कोण हो जाएगा कोण PSQ, यह कितने अंश का हो जाएगा, 40 अंश का। ठीक, यह जब 40 अंश का हो गया तो अब आप देखिए त्रिभुज QSP में ये जो इधर वाला एक त्रिभुज आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसमें देखेंगे तो एक कोण जो है वह 35 अंश का है और एक कोण 40 अंश का है। तो जो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, वह 180 माइनस 40 धन 35, यानी कि 180 में से 75 घटा देंगे, कितना बचेगा, 105 अंश। तो यह कोण जो हो जाएगा यह पूरा कोण आपसे पूछा था, तो यह कितना हो जाएगा, कोण SPQ 105 अंश का हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से आप हल कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर्टीज, नियम, जो प्रमेय होते हैं वह याद रखने की जरूरत है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत लिखिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त पहले खींच लेना है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, और इस पे कोई एक बिंदु कहीं पे भी आप मान लीजिए कि P बिंदु है। ठीक, और इस P बिंदु पे आपको एक स्पर्श रेखा की रचना कर देना है, और यह रचना करने के लिए आप क्या करेंगे, एक बिंदु और कोई ले लेंगे Q, और PQ को आप मिला दीजिए, और PQ के द्वारा एक बिंदु और कोई ले लीजिए इस पे R, इस R को P और Q से आप मिला दीजिए। ठीक, और इसके बाद P पे
यहाँ पे कुछ चाप आप लगाओगे तो वह रचना में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप पी पे एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए और आप दिखा दीजिए कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। यानी कि यहाँ पे कोण क्यू आर पी बराबर है कोण क्यू पी आर के नहीं, क्यू आर पी जो बराबर होगा वह इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं S तो QPS यह लिख दीजिएगा आप, कोण QPS। यह नियम होता है किसी भी स्पर्श रेखा पे, पिछले ही क्लास में मैंने बताया था, किसी भी स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श रेखा जाती है उसमें और एक जीवा में बना जो कोण होता है वह उस जीवा के द्वारा दूसरे वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप रचना दिखा दीजिएगा, बस रचना लिखने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पे आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप तैयारी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों में, कम से कम 5 मित्रों में आपको शेयर करना है, ताकि कम से कम 5 लोगों तक तो आप ये वीडियो पहुंचाइए। और अधिक से अधिक आपको ग्रुपों में भी शेयर कर देना है, जहां पे भी आप जुड़े हुए हो, ग्रुपों में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको, कहीं भी कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिए। और अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन होगा, ऑल सेलेक्ट करिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए, जैसे ही क्लास आए आपको दिख जाए। ठीक है, अब इसके साथ ही दोस्तों आपको पता है कि 3rd सेमेस्टर पूरा हमने पढ़ा दिया है, चैप्टर वाइज। आपको यहाँ पे यूट्यूब पे हम टेस्ट नहीं दे सकते हैं, नोट्स नहीं दे सकते हैं, तो हमारा ऐप है टारगेट यूपीटेट सीटेट। वहां पे एक बहुत ही मामूली फीस, जितना खर्च आता है हमें हमारा ऐप रन करने में और सारी चीजें आपको व्यवस्था देने में, उतना ही बहुत ही नॉमिनल चार्ज हमने रखा है, जिससे सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से चल पाएं और आप अपनी तैयारी कम समय में बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर पाएं। सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं आपके, यह सभी सॉल्व कराया गया है। साथ ही आपका राजन पवन सीरीज सॉल्व करा रहे हैं हम, उसका पीडीएफ और आपका मास्टर क्लास, ये सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप पे देखने को मिलेंगी। ऐप का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही आप चाहें तो प्ले स्टोर पे जाकर के टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जितने भी प्रश्न बचे हैं तिलक को उनके समाप्त करेंगे, उन प्रश्नों को समाप्त करेंगे और आपका तिलक जो है वह राजन सीरीज का खत्म हो जाएगा। इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।